अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। कल हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा था, सो आज हम जो है वो एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने कल का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझा होगा और उसे तैयार किया होगा, ठीक है। तो और उर्दू मीडियम वाले बच्चे, आप लोगों को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे। आई डोंट नो क्या वजह है, आप लोगों को लेक्चर्स नहीं मिल रहे या क्या वजह है, लेकिन मुझे आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। जो मैं काम दे रही हूँ वो आप लोग लिखो, ठीक है, और दिखाओ। मुझे दिखाओगे तो पता चलेगा कि आप लोगों ने ठीक किया है या नहीं ठीक किया। हेल्प के लिए बैठी हूँ मैं इधर, आप लोगों को जज नहीं करूँगी, हेल्प के लिए बैठी हूँ, ठीक है। आपकी हेल्प करूँगी, अगर कुछ गलती होगी तो आपकी हेल्प कर दूँगी उसमें। अच्छा, कल वाटर पोल्यूशन देखिए, इन्वायरमेंट के जो असरात होते हैं हेल्थ के ऊपर, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वाटर और एयर आता है, ठीक है। तो एयर आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन यही है कि लाइक वाटर, एयर इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, इसेंशियल फॉर लाइफ। इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर की स्पेलिंग गलत है तो वो मैंने ठीक की हुई है, नेचर, ठीक है। रोल ऑफ़ एयर इन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में एयर का क्या किरदार है। देखिए, हमने किसी और चीज़ पे इसकी असरात नहीं देखने, हमने सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को देखना है, ठीक है। तो इसी वजह से ये छोटा है, वरना ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के लिए ये ऑक्सीजन देती है। सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स को ये कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई देती हैं। फिर हेल्प्स इन स्मेलिंग, स्मेल करने में हेल्प करती है। हेल्प्स इन लिसनिंग, लिसनिंग में कैसे हेल्प करती है हवा। स्मेल तो आपको शायद समझ आ जाए कि हवा के अंदर एक ख़ास तनासुब से जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है। वो गैसेस जब ऊपर नीचे होती हैं, मतलब या उसके अंदर कोई और गैस इंक्लूड हो जाती है तो स्मेल आती है, ठीक है। तो इसी तरह लिसनिंग में ये कैसे हेल्प करती हैं कि जितनी भी हमारी साउंड वेव्स हैं ना, उन्हें मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम वेव्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो वो मीडियम जो है वो जो है वो हवा के तौर पर होता है, और उसमें जो है हमारी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं और जहाँ तक मतलब उनकी वेवलेंथ होती है वहाँ तक वो पहुँचती हैं, ठीक है। कीप्स बॉडी कूल, ये बॉडी को ठंडा रखने में मदद करती हैं, ठीक है। रोल हो गया हमारे पास। अब आगे हैं कॉजेज़ कि एयर पोल्यूशन के असबाब क्या क्या हैं, ठीक है। आगे मैंने उर्दू मीडियम वालों ये आप लोग चेक कर लो। तारुफ़, इंसानी सेहत में हवा का किरदार, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। अब है हवाई आलूदगी के असबाब, ये पढ़ने लगे हैं हम। उर्दू में भी बता रही हूँ, इसलिए साथ साथ लिख लो। The term air pollution is applied when there is excessive concentration of foreign matter in outdoor atmosphere which is harmful to man or his environment. Main causes of air pollution are, अच्छा, एयर पोल्यूशन जो है की टर्म एयर पोल्यूशन हवाई आलूदगी की तब अप्लाई होती है जब बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो है वो फ़ॉरेन मैटर, मतलब आलूदा मादे जो हैं वो हवा में इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, या एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाएं, जो कि नुकसान देते हैं इंसान को, ठीक है, और उसके इन्वायरमेंट को और उसके माहौल को, ठीक है। आगे मेन काजेज़ ऑफ, फुल स्टॉप लगा के, मेन काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन आर चेंजेस ड्यू टू रिस्पायरेशन, निज़ाम तनफ़ुस के दौरान जो है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है, एयर पोल्यूशन। कंबस्शन, जलाने पे, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से, कारखानों की आलूदगी की वजह से, और ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक तोड़ फोड़,
जो होती हैं, एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस। और एग्रीकल्चर प्रोसेस मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह और डिफरेंट, हम जब सब्ज़ियाँ या डिफरेंट पौधे उगाते हैं तो उनकी भी डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो उनका भी जो है वो हवा पे असर होता है। और ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन हमारे जितने भी हम कूड़ा फेंकते हैं जो कि एनिमल ओरिजिन हो या फिर प्लांट ओरिजिन हो, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह नहीं, सिंथेटिक नहीं, एनिमल या नेचुरल ओरिजिन हो मतलब, तो वो खुद ही एक टाइम के बाद जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो गल सड़ के उस जगह का हिस्सा बन जाता है। तो इसी तरह अगर वो उस जगह का हिस्सा बनता है तो वो उसके गलने सड़ने से जो गैसेस निकली हैं, जो रिएक्शंस हुए हैं, वो भी हवा का हिस्सा बने हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो हवा का हिस्सा बन जाते हैं। पोल्यूशन के अवामल, पोल्यूशन के अवामल में है कि इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन: सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेंट्स, स्मोक धुआं, उर्दू वाले धुआं लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हवा में मौलिक ज़रात, स्मोग, ठीक है। ये हैं अवामल पोल्यूशन के। सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से एयर पोल्यूशन हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो सकती है, ऑक्सीडेंट्स की वजह से हो सकती है, स्मोक की वजह से हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हो सकती है, लेड की वजह से हो सकती हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड एयर, कि हवाई जो पोल्यूटेड एयर हैं, हवाई आलूदगी के असरात, ठीक है, ये हमने पढ़ना है अब। तो इंटरमीडिएट इफ़ेक्ट्स: नौज़िया, दिल घबराना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, फ़ीवर, बुखार, अनोयंस, उर्दू वाले इसको छोड़ दें, हेडेक, सर दर्द वगैरह। लेट इफ़ेक्ट्स: ब्रोंकाइटिस, लंग्स कैंसर, गुर्दों फेफड़ों का कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एनीमिया एनीमिया। लेट इफ़ेक्ट्स मतलब ये है कि ये फ़ौरन से आपको ये सब कुछ नहीं हो जाता। अगर आप बहुत टाइम के लिए एक पोल्यूटेड एयर के अंदर रहोगे तो फिर आपको जो है वो ब्रोंकाइटिस होगा, ब्रोंकिया आपको पता ही है, लंग्स में ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो उसकी जो इन्फेक्शन होती है उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लंग्स कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस एंड एनीमिया, ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब काफ़ी टाइम रहने के बाद जो हैं वो शो होते हैं। ड्यू टू केमिकल्स: न्यूमोकोनियोसिस इज़ अ group of disease which take place due to inhalation of suspended dust particles. There is irreversible fibrosis in the lungs. न्यूमोकोनियोसिस एक ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनहेल करते हैं हम डस्ट पार्टिकल्स को, इसकी वजह से जो है वो फिब्रोसिस होना शुरू हो जाता है लंग्स के अंदर। फिब्रोसिस होता है कि कनेक्टिव टिश्यूज़, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन ये अलग से टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ओजोन डिप्लीशन होती है, लेकिन ये एक पूरा टॉपिक अलग से भी आ सकता है, ठीक है, कि नोट लिखें ओजोन डिप्लीशन पे या ओजोन पे नोट लिखें, ठीक है। ओजोन क्या होता है? ये ओजोन जो है O3 से फार्मूला है इसका, और ये एक गैस है जो कि 15 to 50 किलोमीटर ऊपर हमारे ऊपर जो है वो एक कवर की तरह है, ठीक है। इसने ज़मीन के ऊपर एक कवर की तरह है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआएँ हैं ना, अल्ट्रावायलेट शुआएँ हैं, रेडिएशंस हैं, उन्हें रोकती है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है। ओजोन क्या है? एक गैस है जिसका फार्मूला O3 है, और ये 15 से 50 किलोमीटर जो है ज़मीन के ऊपर जो है वो एक तय की सूरत में है, ठीक है।
और इसका फंक्शन क्या है, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या ख़तरनाक शुआओं को रोकती है। ठीक है। कॉजेज़ ऑफ अब ओज़ोन जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो गई है। तो ओज़ोन के डिप्लीट होने के मतलब उसके ख़त्म होने के असबाब क्या क्या हैं। ठीक है। ओज़ोन इज़ डिप्लीटेड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे कॉज अ केमिकल इंटरेक्शन विद ओज़ोन सो लीड टू थिनिंग ऑफ ओज़ोन लेयर। ये ओज़ोन के जो ज़ाहिर है जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओज़ोन के साथ जाके मिलती हैं तो इसका मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रह जाती है और ओज़ोन ख़त्म हो जाती है। ठीक है। ये CFCs जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ठीक है। आर प्रेजेंट इन एयर कंडीशंस, एरोसोल स्प्रेज एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है। ये कॉमा लगा लीजिएगा, एयर कंडीशनर्स कॉमा एरोसोल स्प्रेज कॉमा एंड रेफ्रिजरेटर। एसीओ में से जो गैस निकलती है, एयर कंडीशन, AC एयर कंडीशन। ठीक है। एरोसोल स्प्रे हम यूज़ कर रहे होते हैं, पेंट स्प्रेज यूज़ कर रहे होते हैं, हम एयर फ्रेशनर यूज़ कर रहे होते हैं, और जितनी भी वो मिस्ट की फॉर्म में हम जो है परफ्यूम की तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारे एरोसोल्स हैं। और रेफ्रिजरेटर से जो हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं। ठीक है। अब नुकसानात क्या क्या हैं। ठीक है। ओज़ोन डिप्लीशन के नुकसानात क्या क्या हैं। Ultraviolet radiations, if come directly with all wavelengths, they cause skin cancer, cataract. If there is 1% fall of ozone layer, then there is 4 to 6% more chances of skin cancer, 0.8 to 1.5% increase in melanoma ये भी कैंसर की एक फॉर्म है, स्किन कैंसर की। 0.2% to 0.6% इंक्रीज़ इन कैटरेक्ट कॉजेज़। ठीक है। अब कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट आँख की बीमारी हैं। ठीक है। और स्किन कैंसर एक्चुअली क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो अगर नीचे डायरेक्टली पहुंचेंगी तो क्या होगा, कैटरेक्ट होगा और स्किन कैंसर होगा और मेलानोमा होगा। ठीक है। कैटरेक्ट होता है कि आपका लेंस जो है वो टोटल ख़राब हो गया है, मतलब आँखों के अंदर जो हमारे लेंस है ना वो ख़राब हो जाता है और वो वाइट हो जाता है या धुंधला हो जाता है। ठीक है। सो हैज़र्ड्स में क्या क्या आ जाता है, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है कि इतने % हो जाएगा और इतने % हो जाएगा। स्किन कैंसर लिखो, मेलानोमा लिखो, क्या नाम है, कैटरेक्ट लिखो। ठीक है। ये 3 मेन बीमारियाँ हैं। वैसे लिख दो आई डिजीज़, स्किन डिजीज़। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ओज़ोन लेयर डिप्लीशन, के ओज़ोन लेयर की जो ओज़ोन डिप्लीशन है उसको कैसे रोका जा सकता है। एरोसोल्स जो हैं वो लेस इस्तेमाल किए जाएं। न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं जो हम भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट मुल्क बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं ऑल द टाइम, डिफरेंट मुल्कों में चल रहा होता है ये सब कुछ। तो तकरीबन 8-9 ज़्यादा एक्टिव है मुल्क। तो न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशंस, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ओज़ोन फ्रेंडली स्प्रेज जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। और जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं और जो क्या नाम है एयर कंडीशंस लाइक ACs हैं वो नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए जाएं ताकि जो नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो कम निकलती हैं। ठीक है। प्योरीफिकेशन ऑफ एयर,
नेचुरल वेज में कि लार्ज साइज़ ऑफ एटमॉस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर लाइक कि हमारा जो मतलब कंक्रीट ना हो, ठीक है, विंड हो, रेन हो, इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हो, प्लांट्स हो, सनलाइट हो, तो एयर जो है वो प्योरीफाई हो जाएगी। आर्टिफिशियल वेज, कंटेनमेंट, रिप्लेसमेंट, डाइल्यूशंस। कंटेनमेंट ये सब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी को बदलना है। कंटेनमेंट के रोक दो, रिप्लेसमेंट जो पुरानी चीज़ें हैं लाइक इंजन पुराने इस्तेमाल करना छोड़ दो, पुरानी मशीनें इस्तेमाल करना छोड़ दो, और जो भी चीज़ें एयर पोल्यूशन फैला रही हैं उन्हें रोक दो। रिप्लेसमेंट, उन्हें रिप्लेस कर दो। अब जो जितने भी भट्टे चल रहे होते हैं ईंटें बनाने वाले, आजकल उन पे बैन चल रहा है, क्योंकि जैसे ही स्पेशली जब गंदम की कटाई करीब आती है तो लोग फसलों को आग लगाते हैं, ठीक है, इस पे भी बैन लगाते हैं, इस पे भी जो है लॉज बनते हैं। डाइल्यूशंस कि डाइल्यूट कर दो, ठीक है, मतलब अगर कुछ बुरा हो रहा है तो साथ में अच्छा भी करो, ठीक है। जैसे कि जितने भी बड़े ममालिक हैं, चाइना वगैरह, अमेरिका वगैरह, तो इनकी कार्बन कंबस्शन सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन कंजप्शन जो होती है वो कार्बन फुटप्रिंट से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन है। बीजिंग में आम तौर पे भी हम जब स्मोक आती है तब मास्क पहनते हैं, लेकिन बीजिंग में आम रूटीन में भी जो है वो लोग मास्क पहन के फिर रहे होते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम उनकी जो एयर है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या करते हैं कि ये गुडविल गेस्चर्स के तौर पे जो गरीब मुल्क हैं उनके अंदर जिनकी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, तो उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करवाते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करवाते हैं। डिसइंफेक्शंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड केमिकल ट्राईथाइलीन। डस्ट कंट्रोल, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक कंट्रोल, ऑन साइट सेप्टिक सिस्टम, वेक्टर कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, वाटर सैनिटेशन, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड मिल्क डेयरी सैनिटेशन परसुएंट। ये एंड वाला जो पैराग्राफ है ये हवा के अंदर नहीं आता, ये ओवरऑल उन्होंने लिखा है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक कंट्रोल, ऑन साइट सेप्टिक सिस्टम, वेक्टर कंट्रोल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हो गए हमारे पास कि एयर को प्योरीफाई करने के मेथड्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये देख लो भाई, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये बनाया था ताकि आप लोग जो है वो कम से कम हेडिंग्स जो हैं वो प्रॉपर लिख के नीचे जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे जो है वो आप उर्दू में उसे लिखते जाओ, ठीक है। कल जो है वो हम डिजीज़ स्टार्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है ये आज के ये वाला जो चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक होगा डिजीज़ वाला। लेट मी सी। काफ़ी लंबा चला गया ये वाला चैप्टर, क्योंकि आप लोग डेली नहीं थे ना आ रहे, इस तरह से छुट्टियां थी, घर पे बैठे हुए हो, तो इस तरह बोल के इतना ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दे रहे ताकि आप लोग बोर भी ना हो जाओ। या क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, ये 3 रह गए हैं। डिजीज़ के साथ ही उनकी मैनेजमेंट हो जानी है, और फिर हम जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।